जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी इंडिया जीके की क्लास नंबर 30 है और इंडिया जीके का अच्छा खासा वेटेज जो है आपके एग्जाम के अंदर रहता है। हरियाणा ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर की आपकी जीके पूछी जाती है और वही आपकी 15 से 20 नंबर की जीके आपकी हरियाणा पुलिस में भी पूछी जाती है। डेली आपको ये क्लास इंडिया जीके की सुबह 11 बजे मिलती है, हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट लाइव रात को 9 बजे। देखिए, जो हरियाणा करंट अफेयर्स एक बार में ही समेटना चाहता है 1.5-2 साल की, तो अभी मैं 1 तारीख से हरियाणा जीके की जगह पे हरियाणा जीके मैंने बहुत सारा करवाया आपको, लेकिन अभी बचता है उसके अंदर टॉपिक बहुत सारे। तो पहले मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स करवाने जा रहा हूं। जिसको भी कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर्स करनी है वो 1 जुलाई से कंटिन्यू जुड़ते रहिए, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर्स में 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। तो उसमें से मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आपके हरियाणा करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। पहला आपके पास है कि हरियाणा में किस कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। हरियाणा में कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, मूसी नदी। जो नदी है वो कहाँ से निकलती है भाई? ये कावेरी नदी आपके कर्नाटक से निकलती है। और कर्नाटक में कहाँ से निकलती है? कर्नाटक में बरहमगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। बरहमगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी की प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, काबिनी है, भवानी है, हेमावती है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं, कावेरी नदी के ऊपर एक जलप्रपात बना है, उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम, कर्नाटक के अंदर शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर बना है। वहीं अगर मैं बात करूं, मूसी नदी जो है, कौन सी नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की और अन्य सहायक नदियां कौन सी हैं? घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और यहीं पे मैं बात करूं, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, एल नीनो किसके तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है? एल नीनो कैसी धारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है। पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक स्थानीय धारा है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन। एल नीनो गर्म धारा के चलते जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पेरू के तट पर सामान्य से अधिक बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। वहीं पे मैं अटकामा मरुस्थल की बात करूं, अटकामा मरुस्थल में ज्यादा वर्षा होने का कारण भी कौन सी है भाई? वो भी अल नीनो जलधारा है। अटकामा जो मरुस्थल है उसके अंदर भी घनघोर वर्षा होने का जो कारण है वो भी अल नीनो की जलधारा के कारण है भाई। अल नीनो का दक्षिण पूर्व एशिया के मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि उल्टा प्रभाव पड़ता है भाई। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? भाई सौर मंडल के अंदर कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो आपका बाह्य ग्रह के अंदर बांटा गया है और एक आपका आंतरिक ग्रह के अंदर बांटा गया है। आंतरिक को आप भीतरी ग्रह भी बोल देते हैं। ठीक है। बाह्य ग्रह जिसके अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं? बाह्य ग्रह के अंदर आते हैं बृहस्पति, सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह वही बृहस्पति ग्रह। ठीक है। शनि आता है बाह्य ग्रह के अंदर, अरुण आता है और वरुण आता है। अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि ये बाह्य ग्रह के अंदर आते हैं। आंतरिक ग्रह के अंदर अगर मैं बात करूं, बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा और आपका पृथ्वी आ जाएगा और मंगल आ जाएगा। ठीक है। पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा, लेकिन जो बृहस्पति है वो भीतरी ग्रह नहीं है, ये एक बाह्य ग्रह है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला क्या बोला है? बलुई। भाई मृदा लक्षण दिए गए, एक आपको बलुई दोमट मिट्टी दी गई है और एक मृणमय मिट्टी दी गई है। बलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, मृणमय मिट्टी में स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है। तो कौन सा युग्म सही है? न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है।
जो बलुई जो दोमट मिट्टी मिट्टी होती है उसमें जो सूक्ष्म पार्टिकल हैं उनके कणों का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, सूक्ष्म कणों का अनुपात तो कम होता है लेकिन जो बड़े कण हैं उनका अनुपात ज्यादा होता है। और बलुई मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता है यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है बलुई दोमट मिट्टी के अंदर भाई। मृणमय मिट्टी में बारीक कणों का, इसने बोला स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है, बारीक कणों का अनुपात ज्यादा होता है, और स्थूल कण का मतलब होता है बड़े कण, बड़े कण का अनुपात इसके अंदर कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। और इस मिट्टी के अंदर, मृणमय मिट्टी के अंदर जल को धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक विशाल पठार है भाई। ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में, यही अगर मैं बात करूं कौन सी नदी के दक्षिण में है? नर्मदा नदी के दक्षिण में है, नर्मदा नदी के दक्षिण में है दक्कन का पठार। और इसके उत्तरी आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ठीक है, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा नहीं है, सतपुड़ा तो मेरे दोस्तों इसके पूर्व में है। ठीक है, इसके पूर्व में है, नहीं, अगर मैं बात करूं सतपुड़ा पर्वत जो है इसके उत्तरी भाग में है भाई, यहाँ पे दिया गया पश्चिम में है, तो उत्तरी आधार पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। पूर्वी विस्तार पर मैकाल पर्वत है। ठीक है, इसके पूर्वी भाग पर क्या है? मैकाल पर्वत है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन इसके अंदर जो है सही नहीं है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। और ये पठार जो है कौन से घाट से घिरा हुआ है? ये दक्कन का पठार पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। और दक्कन के पठार के अंदर कर्नाटक का पठार, आंध्र का पठार, ये सब दक्कन के पठार के अंदर शामिल है। नेक्स्ट, माजुली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है? माजुली द्वीप है असम के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के अंदर बहती है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ कहाँ पर बहती है? तिब्बत के अंदर बहती है, भारत के अंदर बहती है, और मेरे दोस्तों बांग्लादेश के अंदर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहती है। एक पर्वत का नाम है, ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत, नामचा बरुआ पर्वत किनारे के सहारे अरुणाचल प्रदेश में भारत के अंदर प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। असम में जो ये नदी है गुम्फित जल मार्ग बनाती है, इसी के चलते ये नदी असम में विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, इसी का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर भाई। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करने के बाद में कहाँ पर प्रवेश करती है? बांग्लादेश के अंदर ये प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जमुना नदी पद्मा नदी के अंदर मिलती है। ये जो बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, और ये जमुना नदी फिर पद्मा के अंदर मिलती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी है मेघना नदी से मिलकर कौन सी खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी भाई? पद्मा नदी, जो मेघना नदी के साथ में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट बताइए, भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है? भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में भारत का पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पूर्वी घाट की अगर मैं बात करूं भाई, उड़ीसा हो गया पूर्वी घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मेरे दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, इनके अंदर ये फैला हुआ है पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट के अंदर पूछ लिया जाता है कौन कौन से राज्य? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु और तेलंगाना। महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदियां हो गई। इनके कावेरी नदियां, इनका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, यानी कि वहां पे जाकर ये गिरती हैं। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा देश घास स्थल नाम का युगम सही है? यानी कि घास स्थल भाई, अलग अलग देशों के अंदर जो घास के जो स्थल है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा युगम सही है। देखिए, अर्जेंटीना के अंदर जो घास के मैदान है उनको बोला पंपाज कहा जाता है। पंपाज घास के मैदान भाई उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, ठीक है। और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये? उरुग्वे घास के मैदान को पंपाज, उरुग्वे और आपका ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। तो पहला तो सही है। ब्राजील बोल रहे कि स्टेपी, स्टेपी जो है मध्य एशिया और जो पूर्वी एशिया है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो सेकंड वाला इसके अंदर सही नहीं है। ब्राजील के अंदर तो भाई पंपाज घास के मैदान है। तो केवल और केवल डी ऑप्शन इसके अंदर सही है, केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? परिवर्तनीय मौसम में मध्य सितंबर और अक्टूबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने के, देखिए जब मानसून वापस लौटता है सितंबर और अक्टूबर के मध्य में, तो मानसून का क्या कहलाता है? निवर्तन कहलाता है। भारत में मानसून की वापसी को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी, मानसून की वापसी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, गुजरात का कड़ाना बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? गुजरात का कड़ाना बांध गुजरात का एक जिला है महिसागर जिला भाई, और माही नदी पर बना है भाई। कौन सी नदी पर बना है? माही नदी पर। वहीं अगर मैं बात करूं, मंजीरा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना है? निजाम सागर बांध बना है, ठीक है। मंजीरा नदी के ऊपर निजाम सागर बांध बना है। कौन से राज्य के अंदर है ये आपका तेलंगाना राज्य के अंदर है। वहीं अगर मैं बात करूं साबरमती नदी, साबरमती नदी के ऊपर धारोई बांध बना है भाई। कौन सा बांध? धारोई नदी। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर बना है भाई, गुजरात के अंदर, ठीक है। वहीं मैं बात करूं ताप्ती नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताप्ती नदी के ऊपर उकाई बांध बना है। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर बना है। तो गुजरात का कड़ाना बांध किस नदी पर बना है? माही नदी के ऊपर बना है, महिसागर जिले के अंदर भाई। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? ग्रेनाइट भाई बहिर्वेदी आग्नेय सेल, कायांतरित अवसादी या अंतर्भेदी आग्नेय सेल। देखो, ये अंतर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंतर्भेदी आग्नेय सेल, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, ये जो सेल हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल, इन सेलों का विकास पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसके अंदर मैग्मा ठंडा होता है, ठीक है। देखो, पृथ्वी के अंदर क्या है? आंतरिक परत में मैग्मा है। मैग्मा उबलता रहता है, लेकिन मैग्मा जब ठंडा होता है उसी से किसका निर्माण होता है? अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ये सेल जो है, जो पिघला हुआ जो लावा है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है, और वहां पर आकर पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और वो निर्माण करता है बहिर्वेदी आग्नेय सेल का। वहीं अगर मैं बात करूं अवसादी सेल, अवसादी सेल यानी कि अपरदन की प्रक्रिया के चलते चट्टानों के विघटन, ठीक है, और उनके वियोजन से निर्मित होती हैं, वो कहलाती हैं अवसादी सेल। कायांतरित सेल भाई, ये जो सेलें हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन दोनों के कारण निर्मित होती हैं। जैसे स्लेट हो गया, क्वार्टाइज हो गया, ये कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। स्लेट, क्वार्टाइज्ड, सिंगमरमर, ठीक है। वहीं पर अवसादी के बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना, ये सब किसके हो जाएंगे? अवसादी के हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 2.4% है, ठीक है। भारत पूर्ण रूप से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश,
उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, वहीं अगर मैं देशांतर स्थिति बात करूं भाई, भारत की देशांतरीय जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से ये सब दोनों क्या पूर्वी देशांतर हैं। ये भारत का देशांतरीय विस्तार है और ये नीचे वाला अक्षांशीय विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो हिंद महासागर को अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के अंदर विभाजित करता है। ठीक है, हिंद महासागर को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। कैसा आकार है भाई? ये त्रिभुजा आकार है। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, समताप मंडल की अगर मैं बात करूं, बोला लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, ये भी सही है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, ये गलत है मेरे दोस्तों। अक्षोभ मंडल के ठीक ऊपरी परत होती है भाई। अक्षोभ मंडल सबसे निचली परत है अक्षोभ मंडल पृथ्वी की, और इसके ठीक ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। 50 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है। ठीक है, इसी के अंदर ओजोन गैस की एक परत भी मौजूद होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन गैस की जो परत है कौन सी परत के अंदर मौजूद होती है ओजोन गैस की, वो समताप मंडल के अंदर ही। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? समताप मंडल के अंदर होती हैं भाई। और जितने भी वायुयान हैं, ठीक है, वो भी कहाँ पर, कौन सी परत के अंदर उड़ते हैं? यानी कि जो फ्लाइट हैं वो समताप मंडल के अंदर ही उड़ती हैं। नेक्स्ट, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला बोला कि वन मृदा वे नदी घाटी के किनारों में दोमट और सिल्टदार होती हैं। काली मृदा सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वन मिट्टी है वो हिमालय की घाटियां यानी कि भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है, और नदी घाटी के किनारों पर दोमट और सिलटदार होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है। ठीक है, ह्यूमस की ज्यादा मात्रा पाई जाती है। काली मिट्टी में भाई ज्यादातर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटास ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लोहा, चूना, पोटास काली मृदा के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल ग्रह सूर्य से अगर मैं बात करूं दूरी, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर आता है, और एक दिन में ये पूरी कर लेता है। मंगल ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड यानी कि आप बोल सकते हैं लगभग एक दिन में पूरा कर लेता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं भाई। मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? एक आपका मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और एक है डिमोस। ठीक है, दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भाई। डिमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं, सबसे छोटा उपग्रह है, कौन सा है? डिमोस। फोबोस और डिमोस उपग्रह हैं दो किसके? मंगल ग्रह के। नेक्स्ट बताइए, भारत में सनोवर यानी कि सिल्वर फर, हपुषा, जुनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ हैं? यानी कि कौन से वन के अंदर ये पाए जाते हैं? भाई ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव वन की अगर मैं बात करूं कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरी पाए जाते हैं, कैजुरीना पाए जाते हैं, कैजुरीना, और कौन से पाए जाते हैं? केवड़ा पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन के अंदर पाए जाते हैं। यही अगर मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके अंदर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागौन के पेड़ पाए जाते हैं, शीशम पाया जाता है, शीशम, और एक आपका भाई खैर पाया जाता है, खैर। एक आप बोलते हैं जिसको बांस भी पाया जाता है इसके अंदर, बांस उष्ण कटिबंधीय है। चंदन होता है, चंदन। ठीक है, और एक महुआ। ये सब वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है सिनकोना।
ठीक है, सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वहीं अगर मैं बात करूं रबर, ठीक है, रबर। वहीं अगर मैं बात करूं आबनूस, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट रहेगा। सनोवर, हपूषा, देवदार, ठीक है, भोजवृक्ष, ये सब पर्वतीय वन। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पाटली पहाड़ी, मिजो, नागा और मणिपुर। तो पाटली जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। जो पाटली पहाड़ियां हैं वो दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। दिल्ली के दक्षिण में स्थित एक पहाड़ियों की एक श्रृंखला है भाई पाटली पहाड़ियां। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय श्रेणी के पूर्वी विस्तार को, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है, उसका जो हिमालयी श्रेणी है, उसका जो विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है, उसी को हम पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल पहाड़ियों के अंदर भाई मिजो, नागा, मणिपुर और एक कौन सी, पटकाई बुम, ठीक है, पटकाई बुम पहाड़ी, पटकाई बुम पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, गारो, ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, खासी, और एक आपकी होती है जैंतिया, जैंतिया, जैंतिया पहाड़ी, ठीक है, और एक मेरे दोस्तों डाफला, डाफला, मणिपुर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, ये सब भाई आपकी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, लेकिन पाटली पहाड़ी दिल्ली के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? देखिए, भारत से लगे जितने भी देशों की सीमा है उसमें भारत बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी है भाई। कितनी है? 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगते हैं भाई? बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, और एक आपका त्रिपुरा है, और एक आपका मेरे दोस्तों असम है। तो ये 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भारत पाकिस्तान के बीच में कितनी सीमा साझा होती है? 3323 किलोमीटर की। कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं? एक आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया भाई, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और ये लद्दाख हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है, लद्दाख। ये किसके साथ में अपनी सीमा बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ में। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 3323 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 23 है, 3323 किलोमीटर की भाई। वहीं अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे भारत म्यांमार, भारत म्यांमार की सीमा कितने किलोमीटर भाई? 1643 किलोमीटर। कौन कौन से भारत के राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, और कौन सा है? नागालैंड, एक आपका मिजोरम, और एक आपका मेरे दोस्तों मणिपुर, ये सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन की सीमा भाई 3488 किलोमीटर। इसके साथ में कौन कौन से भाई? एक आपका लद्दाख है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और एक आपका मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये भारत चीन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, भारत के ये राज्य। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही है? ताप्ती, मंजीरा, कृष्णा, घाट प्रभा। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल और केवल दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? ए, ठीक है। ताप्ती, या जिसको आप तापी बोलते हैं, इसकी सहायक नदी मंजरा नहीं है भाई, ठीक है। तापी की सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं? अरुणावती आती है, मोना आती है, ठीक है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। इसके सहायक नदियां घाट प्रभा हो गई, कोयना हो गई, मालप्रभा हो गई, मूसी हो गई, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। जो मंजरा है वो तो किसकी सहायक नदी है? मंजरा तो गोदावरी की सहायक नदी है भाई, गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बताइए भाई, अच्छा खासा वेटेज रहता है, फिर आपको बार बार बोलता हूँ। ज्योग्राफी का, निम्नलिखित में से कौन भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? तो वो है मेरे दोस्तों देहरादून, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से भी जाना जाता है? बाह्य हिमालय भी इसको कहा जाता है, बाह्य हिमालय, ठीक है। और जो शिवालिक
हिमालय है और जो लघु हिमालय है, उनके बीच में कई समतल घाटियां स्थित हैं। ठीक है, कई समतल घाटियां, जो शिवालिक हिमालय है और जो लघु हिमालय है, उनके बीच में एक समतल घाटियां हैं बहुत सारी, और इन्हीं को पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। पूर्व में इनको क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है और पश्चिम में इनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, तो ये दून का संबंध हो जाएगा। ठीक है, और द्वार यानी कि पूर्व में हो जाएगा। लघु हिमालय बाह्य हिमालय के बीच में पाए जाने वाली कुछ प्रमुख घाटियां कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, हर की दून। ठीक है, ये भी हर की दून भी कहाँ पर है भाई? लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में। और जो देहरादून है वो सभी दोनों में सबसे बड़ा दून है भाई। और शिवालिक हिमालय का जो निचला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तराई अक्षेत्र कहा जाता है। शिवालिक हिमालय के निचले क्षेत्र को तराई अक्षेत्र कहा जाता है। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीन भाग है। सबसे नया भाग हिमालय का कौन सा है? शिवालिक हिमालय। निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं भाई? ये भू स्थिर कक्षा भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं बात करूं, पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी भाई? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जो कक्षा है उसको हम क्या बोलते हैं? भू स्थिर कक्षा बोलते हैं। और ये जो कक्षा है भू स्थिर कक्षा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित होती है। और इसी कक्षा के अंदर जो उपग्रह है वो पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। और तब पृथ्वी से उस उपग्रह को देखने पर वह उपग्रह सदैव एक ही स्थान पर आपको दिखाई देगा, लेकिन वो चक्कर लगाता रहता है, 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा करता है। वहीं अगर मैं बात करूं निमन कक्षा, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा को निमन भू कक्षा बोलते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित होती है। ठीक है, और इसका उपयोग किसके लिए भाई? जैसे सैटेलाइट इमेजिंग है, ठीक है, जो भी निगरानी अभियान चलाए जाते हैं उसके अंदर ही इसका किया जाता है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हैं, वेधशाला, एस्ट्रोसेट हैं, वो इसी कक्षा के अंदर, पृथ्वी की इसी कक्षा के अंदर स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा जो शिखर है वो वृद्ध हिमालय या महान हिमालय की चोटी है भाई। ठीक है, कौन से हिमालय की चोटी है? महान हिमालय, या जिसको आप वृद्ध हिमालय भी बोलते हैं भाई। हिमालय की एक चोटी है। कंचनजंगा शिखर की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। और कंचनजंगा जो है ये विश्व का तीसरा ऊंचा शिखर है। विश्व का कौन सा है? तीसरा। और वहीं मेरे दोस्तों भारत का दूसरा है। भारत का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। और विश्व का कौन सा है भाई? विश्व का तीसरा है कंचनजंगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है भाई डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। ठीक है, और कौन से पर्वत की है ये? नीलगिरी पर्वत। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? डोडा बेटा भाई। वहीं पे अगर मैं बात करूं नंदा देवी चोटी, ये उत्तराखंड के अंदर है भाई। कौन से हिमालय में, कौन सी श्रेणी में है? ये गढ़वाल हिमालय के अंदर, गढ़वाल श्रेणी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। अन्नाई मुड़ी की अगर मैं बात करूं भाई, ये केरल के अंदर है। कौन सी श्रेणी में है ये आपकी पश्चिमी घाट श्रेणी भाई। पश्चिमी घाट श्रेणी अन्नाई मुड़ी। वहीं पे मैं बात करूं महेंद्रगिरी भाई, महेंद्रगिरी आपकी मेरे दोस्तों ओडिशा। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी की भाई? ये आपकी पूर्वी घाट श्रेणी भाई। पूर्वी घाट श्रेणी की महेंद्रगिरी ओडिशा के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, आंशिक, खंड, आच्छायुक्त, पूर्ण या वलयाकार। देखिए, जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में, किसके बीच में? जब अर्थ के बीच में, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में, सन के बीच में क्या आ जाए भाई? मून आ जाए। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब मून आ जाए तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। 3 प्रकार का सूर्य ग्रहण होता है। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक वलयाकार होता है। लेकिन खंड आच्छायुक्त जो है इसका प्रकार नहीं है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा, यानी कि जब पृथ्वी, सूर्य
और चंद्रमा एक सीधी रेखा के अंदर होते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश पूरे तरीके से अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाता। जब ये सीधी रेखा के अंदर होते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण भाई, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में न हो और सूर्य का केवल एक हिस्सा ढका हुआ हो तो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। और वलयाकार भाई, जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इसका आकार छोटा दिखाई देता है और इसके दौरान चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है, ठीक है। और चंद्रमा का एक बड़ा चमकदार जो वलय है इसके ऊपर, यानी कि एक अंधेरे वलय के रूप में सन के ऊपर दिखाई देता है, सूर्य के ऊपर में दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है भाई? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर है भाई। और कहां पर है ये धुआंधार जलप्रपात? मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर भाई, ठीक है। और एक एक परियोजना बनी है धुआंधार जलप्रपात के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर। कौन सी है भाई? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध भी कौन सी नदी से है? नर्मदा नदी से संबंध है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? लूनी, नर्मदा, मांडवी या बनास, ठीक है। इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में देना कि कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को, सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए मिलेंगे फिर कल की क्लास में और बेहतरीन सेशन के साथ में, ठीक है। ज्योग्राफी एकदम अच्छा खासा वेटेज रहेगा। डेली आपको हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स डेली सुबह 7 बजे, इंडिया जीके सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट चलता है, लाइव मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।